हिंदी की शब्द व्यवस्था तथा शब्द संपदा। ध्वनियों का वह समूह शब्द कहलाता है जिसका कोई विशेष अर्थ होता है, और हिंदी की शब्द संपदा का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, स्रोत, व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर या दृष्टि से, निर्माण या गठन या बनावट की दृष्टि से, प्रयोग के संदर्भ की दृष्टि से, या फिर परिवर्तनशीलता या परिवर्तनीयता की दृष्टि से, या इसके रूप से या प्रयोग के आधार पर क्या होता है, शब्द का परिवर्तन होता है या शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई यह हम समझेंगे। तो देखिए, स्रोत या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भंडार को समझते हैं। हिंदी में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब यहां पर देखिए, तत्सम जो संस्कृत के शब्द होते हैं, राइट, उन्हीं का जो तद्भव रूप होता है वो तद्भव कहलाता है, जो परिवर्तित रूप होता है। जैसे कि अंग रक्षक, तो तत्सम में अंग रक्षक इस तरह से, और तद्भव में अंग रखा। अग्नि निष्ठिका, ठीक है, अग्निष्ठिका, तो इसको अंगीठी कहते हैं, अंगीठी को ही अग्निष्ठिका कहते हैं। देखिए, संस्कृत में इसको तत्सम में अग्निष्ठिका और हिंदी में तद्भव में अंगीठी। उसी तरह से अंगुष्ठ को अंगूठा, अंधकार को अंधेरा, अश्रु को आंसू, अष्ट को 8, अर्धपूरक को अधूरा, आमचूर्ण अमचूर, ईंधन ईंधन। तो ये यहाँ पर तमाम जो हैं, आप एक नजर में देख लीजिए, ये तमाम शब्द तत्सम और तद्भव हैं, राइट। तत्सम से तद्भव रूप यहाँ पर इनका दिया गया है। और उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 तरह के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो ये तत्सम और तद्भव के उदाहरण हैं यहाँ पर। अब देखते हैं हम देशज शब्दों को। तो देखिए, देशज शब्द, देशज शब्द वे शब्द हैं जिनका जन्म देश में ही हुआ है। देशज शब्द की एक विशेषता यह भी है कि इसमें लोक या अंचल की संस्कृति की महक महसूस की जा सकती है। जो हमारे आंचलिक क्षेत्रीय शब्द होते हैं उन्हीं को हम देशीय शब्द कहते हैं या देशज शब्द कहते हैं। भारत में दूसरी भाषा से लिए गए शब्द भी देशज कहलाएंगे, मगर उस भाषा का जन्म भारत में हुआ होना चाहिए। मतलब एक ही देश के अंदर के शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। अब यहां पर देखिए, प्रमुख देशज शब्द जो द्रविड़ भाषाओं से उत्पन्न हुए हैं उनके नाम देखिए: उड़द, ओसारा, कच्चा, कजल, कटोरा, काका, केड, कुटी, कुपी, केतकी, चका, चिकना, चूड़ी, झंझा, झूठ, टंटा, टोपी, ठेस, डंका, नीर, पापड़, पिंड, पेट, भंगी, माला, मीन, मुकुट, लाठी, लोटा, सूजी, इडली, डोसा, सांभर, पीला आदि ये द्रविड़ भाषाओं से उत्पन्न हुए देशज शब्द हैं, उनके उदाहरण हैं। और जो अपने आप ही अपने ही गठन से बन गए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, अनुकरणात्मक या ध्वन्यात्मक शब्द जैसे अंड बंड, उटपटांग, कड़क, किलकारी, खटपट, खराटा, गड़गड़, चटक, चटपटा, चिड़चिड़ा, चुटकी, छिछला, झंकार, डंकार, ठठेरा, भबक, भोंपू, कटकटाना, खटखटाना, खुरचना, घुड़की, सनसनाहट, हिनहिनाना आदि। हिनहिनाना, भिन भिनाना इत्यादि ये जैसे जो शब्द है ना, ये अपने ही गठन से उत्पन्न हो गए हैं। तो ये भी देशज हैं और ये भी देखिए। और विदेशज शब्द कौन है? जो विदेशी भाषाओं से उत्पन्न हुए हैं। जैसे विदेशी शब्द वे हैं जो हमारे देश में नहीं उपजे, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया से हिंदी भाषा में स्वीकार किए जाते हैं। हालांकि विदेशज और देशज दोनों ही प्रकार के शब्द दूसरी भाषाओं से संबंधित होते हैं, किंतु देशज शब्दों का संबंध इसी देश की भाषाओं और विदेशज का विदेशी भाषाओं से होता है, राइट। तो समझ गए देशज और विदेशज। तो यहां पर देखिए, प्रमुख विदेशज शब्द जो तुर्की भाषा से, अरबी से, फारसी से, अंग्रेजी से और अन्य भाषाओं से हमारी हिंदी में यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं या मिक्स हो गए हैं, राइट। तुर्की शब्द जैसे उर्दू, काबू, कैंची,
बेगम, मुगल, लफंगा, लाश, सराय, चम्मच, चकमक, चेचक, तमगा, तलाश, तुर्की, नौकर इत्यादि, ये सारे के सारे तुर्की शब्द हैं। राइट। और पूछा भी जाता है कि विकल्पों में दिया जाता है कि बताइए इनमें से कौन से विदेशज शब्द हैं या कौन से देशज है, तो इसीलिए एक बार इनको पढ़ना जरूरी हो जाता है। अरबी शब्द देखिए, अजब, अजीब, अदालत, अकल, अल्लाह, असर, आखिर, आदमी, आफत, है ना, किस्मत, कालीन, तमाम, मुहावरा, मजबूर, मुकदमा, मुसाफिर, ख्याल, जुलूस, जलसा, शराब, बारिश, हाजिर, हिम्मत, हौसला, हलवाई, तो ये सारे के सारे अरबी शब्द हैं। और फारसी शब्द देखेंगे, आबरू, आतिशबाजी, आराम, आमदमी, आवारा, आवाज, उम्मीद, उस्ताद, चापलूस, कारीगर, किशमिश, है ना, दुकान, दीवार, मोर्चा, याद, रंग, लेकिन, वापिस, शादी, बीमार, बुखार, तो ये समोसा इत्यादि जो भी हैं, मजदूर, मकान, मलाई, दरोगा इत्यादि, ये सारे के सारे फारसी के शब्द हैं। अंग्रेजी शब्द देखिए, जैसे कि अपील, कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जज, पुलिस, टैक्स, कैलेंडर, कलेक्टर, ऑफिसर, पेंशन, कॉपी, पेंसिल इत्यादि, टेबल, जो भी हम कहते हैं अंग्रेजी शब्द आपको पता ही है कौन कौन से हैं, साइकिल, बैटरी, स्टेशन, ऑफिस, क्लर्क, गार्ड, एजेंट, ऑर्डर, पोस्ट कार्ड इत्यादि, ये सारे के सारे अंग्रेजी शब्द हैं और विदेशज शब्द हैं। राइट। अन्य भाषाओं से, जैसे चीनी से देखिए, चाय और लीची, ये शब्द चीनी शब्द हैं। जापानी शब्द देखिए, झम्पान और रिक्शा, तो रिक्शा जापानी शब्द है। पुर्तगाली शब्द देखिए, अनानास, आलपीन, गमला, गिरजा, चाबी, नीलाम, पपीता, पाव जो रोटी को कहा जाता है, पादरी, बम्बा, बाल्टी, फीता, अलमारी। और इनमें से आलमारी और ये आलपीन पूछा भी जाता है, तो आपने याद रखना है ये पुर्तगाली शब्द हैं। फ्रेंच भाषा के शब्द देखिए, अंग्रेज, कारतूस, कूफन, फ्रांसीसी, रे, संतरा, रिपोर्टाज इत्यादि। डच शब्द देखिए, तुरूप, बम, यानी कि जो तांगे का एक पुर्जा होता है उसको बम कहते हैं, तो ये डच के शब्द हैं। रूसी शब्द देखिए, रूबल, बोडका, स्पुतनिक, तो ये कुछ विदेशी शब्दों के उदाहरण हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। राइट। इस तरह से आगे देखिए, यहां पर कुछ संकर शब्द। अब संकर शब्द क्या होते हैं, देखिए कुछ शब्द जो भाषाओं के मिलने से बन जाते हैं उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। जैसे कि सामान्यतः इनका विवेचन कम ही किया जाता है, किंतु कुछ विद्वान इन्हें स्वीकृति प्रदान करते हैं। और इनके उदाहरण देखिए यहाँ पर, जैसे थानेदार शब्द है वह हिंदी और फारसी भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, थानेदार। वोटदाता अंग्रेजी और तत्सम शब्दों से मिलकर बना है। फैशन परस्त अंग्रेजी और फारसी से मिलकर बना है। बदहजमी फारसी और अरबी से मिलकर बना है। परदानशीन अरबी और फारसी से। लाज शर्म हिंदी और फारसी से। मोटर गाड़ी अंग्रेजी और देशज से। अब देखिए मोटर जो है ना वो अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी देशज शब्द है, तो इसीलिए ये मिक्स हैं। जो इस तरह से दो भाषाओं के योग से बनते हैं उन्हें ही हम संकर शब्द कहते हैं, तो आपने याद रखने हैं। राइट। तो ये देखिए हमने स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और साथ ही कुछ संकर शब्दों के उदाहरण भी हमने देखे। अब हम समझेंगे निर्माण या गठन या बनावट की दृष्टि से शब्द भंडार को, यानी कि निर्माण या गठन की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद किए जाते हैं। तो देखिए 3 भेद किए जाते हैं, रूढ़, यौगिक या योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द कौन होते हैं? ये वे शब्द हैं जिनकी ध्वनियों को अलग करके कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता या जिनकी व्युत्पत्ति ज्ञात नहीं होती, स्पष्ट नहीं होती कि कहां से हुई होगी, जैसे कि हाथ, पेट, किताब इत्यादि। राइट। तो ये रूढ़ शब्द हैं। अगर आप इनकी ध्वनियों को अलग भी कर देंगे ना, जैसे कि हा को अलग से लिखेंगे, थ को अलग से, तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। पे को अलग से लिखेंगे, ट को अलग से, तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसीलिए ये ऐसी ध्वनियां जिनको अलग करने से कोई अर्थ नहीं निकलता, वे क्या होते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब यौगिक शब्द देखिए, यौगिक वे शब्द हैं जो 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं और जिनका अर्थ
दोनों के अर्थ जुड़ने से निर्धारित होता है, जैसे पुस्तकालय, हथगोला, जलज इत्यादि। तो पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, राइट, पुस्तक प्लस आलय। तो इस तरह से दो शब्दों से मिलकर बना ना यह शब्द पुस्तकालय, तो इसीलिए इसको यौगिक कहा गया, क्योंकि दो शब्दों के योग से बना और इन दोनों का भी अपना अपना अर्थ है। पुस्तक का अर्थ पुस्तक है, किताबें, और आलय का अर्थ होता है घर, जहां पे वो रहती हैं, तो उसको पुस्तकालय कहते हैं, जहां पे रखी जाती हैं। तो इसीलिए इनका अपना अर्थ है, स्वतंत्र कर भी देंगे इनको अलग अलग तो अपना अर्थ है, इसीलिए ये यौगिक कहलाए। और रूढ़, इनको अगर हम अलग कर भी देंगे, जैसे हा को अलग कर दिया, थ को अलग कर दिया, है ना, तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा दोनों का, लेकिन दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो अर्थ निकलेगा। तो बस ऐसे ही है। और योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द या योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो संरचना की दृष्टि से यौगिक हैं, किंतु इनका अर्थ एक विशेष रूप में रूढ़ हो चुका है। उदाहरण के लिए, जैसे पंकज शब्द का यौगिक दृष्टि से अर्थ होगा कीचड़ में जन्म लेने वाला, किंतु इसका प्रचलित अर्थ होगा कमल, जो कि रूढ़ हो चुका है। और ऐसे ही नीलकंठ इत्यादि शब्द भी हैं। मतलब एक विशेष अर्थ, जो सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ देते हैं, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे नीलकंठ हम किसको कहते हैं? भगवान शिव को, जिसका नीला कंठ है, राइट। जैसे पीतांबर, पीले वस्त्र वाला श्री कृष्ण, नीलांबर, नीले वस्त्र वाला, कमल। तो ये जो शब्द होते हैं, जो कोई साधारण अर्थ न देकर विशेष अर्थ देते हैं, वे योग रूढ़ शब्द होते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि निर्माण या इनको गठन करके या इनकी बनावट बनाकर ही शब्द तैयार किए गए हैं, इनके अर्थ तैयार किए गए हैं या होते हैं। तो इसीलिए ये तीन तरह के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़, राइट। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर कौन से हैं, कितने तरह के हैं शब्द, निर्माण या गठन या बनावट के आधार पर कितने तरह के शब्द हैं, राइट। तो ये पता होना चाहिए और कौन कौन से हैं। अब देखेंगे हम प्रयोग के आधार पर शब्दों को। तो प्रयोग के आधार पर शब्द भी तीन तरह के होते हैं या तीन वर्गों में इनको रखा जाता है, जो कहलाते हैं सामान्य शब्द, पारिभाषिक शब्द और अर्ध पारिभाषिक शब्द। अब देखिए सामान्य शब्द क्या होते हैं। जैसे सामान्य शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं और सामान्य शब्द का निश्चित और वस्तुनिष्ठ अर्थ होना भी जरूरी नहीं माना जाता। सामान्य शब्दों के पर्यायवाची शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जैसे कि चलना फिरना, भरा, खाली, उल्टा, टेढ़ा, पानी, दाल, रोटी, चाय, शरबत, लिखाई, पढ़ाई, कानून, दफ्तर, गाड़ी। तो इस तरह के ये जो शब्द रहते हैं, पुस्तक, कलम, स्याही, कागज, ये सामान्य शब्द रहते हैं। प्रयोग के आधार पर हम देख रहे हैं शब्दों को, राइट। पारिभाषिक शब्द वे शब्द जो शब्दों का अर्थ और संदर्भ पूर्णतः पारिभाषित करते हैं या जिनमें रहता है। इन शब्दों का अर्थ एकदम निश्चित और वस्तुनिष्ठ होता है। अब देखिए यहाँ पर इनके उदाहरण। और प्रत्येक विषय क्षेत्र का अपना पारिभाषिक शब्द होता है, जैसे कि शासन में अलग से होगा, विज्ञान में अलग से, आयुर्वेद में अलग से, अर्थशास्त्र में अलग से। अब शासन में जैसे वरीयता, वरिष्ठता, शासन, प्रशासन, अनुशासन, आय व्यय, अधिनियम, नियम, उपविधि, विधान, प्रावधान, सचिव, निदेशक। तो ये किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में प्रयोग होने वाले शब्द है ना, राइट, किसी भी सत्ता में। और जैसे विज्ञान में शब्द होने वाले जैसे संकरण, परासंकरण, अनुसंकरण, परागण, परनिषेचन, एक्सरे, अणुसूत्र, तुल्यभार इत्यादि। तो पता चल रहा है हमें इन शब्दों से कि यह किस क्षेत्र में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। आयुर्वेद में जैसे जाति, जैविकी, प्रजातीय, एकक, अल्प रक्तता, रक्तचाप, अस्थि द्विभंग, पैतिक ज्वर, सतत ज्वर, विरामी ज्वर इत्यादि इस तरह के शब्द प्रयोग होते हैं। और अर्थशास्त्र में अनिवार्य, अर्जन, मुद्रास्फीति, चेक, धनादेश, अर्थव्यवस्था, अधिशेष, प्रतिभूति, अभय, पर्ण मूल्य इत्यादि। तो पता चल रहा है साफ कि कौन सी जगह पर ये शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं या कौन से क्षेत्र में, राइट। तो ये शब्द हैं हमारे कैसे पारिभाषिक शब्द जो प्रयोग के आधार पर हैं। ओके, अब प्रयोग के आधार पर तीसरा कौन है? अर्ध परिभाषिक। तो अर्ध परिभाषिक देखिए वे शब्द जो किसी संदर्भ में परिभाषिक शब्द बन जाते हैं और किसी संदर्भ में सामान्य शब्दों सा व्यवहार करते हैं, जैसे कि रस,
मांग, बल, तेज, धातु, ऊर्जा इत्यादि। तो ये प्रयोग के संदर्भ में शब्द थे 3 तरह के, सामान्य, पारिभाषिक और अर्ध पारिभाषिक। अब देखिए रूप के प्रयोग के आधार पर शब्दों को देखिए। तो रूप के प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कुछ ऐसे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग करने पर रूप बदलता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लिंग, वचन या काल के आधार पर रूप परिवर्तित होता रहता है ना। जैसे देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 क्या हैं? ये विकारी शब्द हैं, क्योंकि इनमें लिंग, वचन और काल के आधार पर चेंजेस आते रहते हैं। जैसे लड़का का लड़के, लड़कियां। सर्वनाम में जैसे देखिए वह, वे, वही इत्यादि। विशेषण में काला, काले, गोरा, गोरे, काली इत्यादि, है ना, इस तरह से। और क्रिया में जाता है, जाती है, जाते हैं। तो हुए ना इनमें परिवर्तन, रूप में, लिंग में, वचन और काल के आधार पर। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 विकारी शब्द हैं, राइट। और इनमें परिवर्तन होता है, इसीलिए ये विकारी हैं। अविकारी, जिनमें किसी भी रूप में, किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, वे कौन से शब्द कहलाते हैं? वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुचय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द, ये 4 अविकारी शब्द हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे देखिए क्रिया विशेषण में, जैसे धीरे, आज, कल, यहां, वहां, इधर, उधर, आप इनको चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इनको किसी वाक्यों के अंदर यूज करना है तो ऐसे ही करना होगा जैसे ये यहां पर लिखे गए हैं कि धीरे धीरे चलो, आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, मुझे कल दिल्ली जाना है, यहां आओ, वहां जाओ, है ना। तो इस तरह से इनका यूज होता है। तो इनको यूज में तो लाया जा सकता है, लेकिन परिवर्तित नहीं हो सकते इनके रूप। संबंध बोधक में मैं, से, पर, से आगे, की ओर, के नीचे, इस तरह से हम वाक्यों के बीच में इन शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसी अवस्था में इनको हम चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए समुचय बोधक शब्द जैसे कि और, परंतु, या, इसीलिए, तो, यदि आदि। और विस्मयादि बोधक जैसे अरे, उफ, अल्लाह, राम राम, तो ये विस्मयादि बोधक शब्द हैं, पहले भी मैंने समझाया है। तो इस तरह से ये रूप के आधार पर शब्दों के प्रयोग हैं, राइट। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो बस ये हमें पता होनी चाहिए कि कौन से रूप के आधार पर शब्दों के भेद हैं, कौन से निर्माण या गठन या बनावट के आधार पर हैं, कौन से प्रयोग के आधार पर हैं, कौन से उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हैं। तो इनका पता होना जरूरी है। और देखिए शब्द निर्माण की प्रमुख युक्तियां भी हैं कि शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है, किन शब्दों को मिलाकर, कहां पर, कैसे जोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है। तो शब्दों का निर्माण देखिए, हिंदी भाषा शब्द निर्माण हेतु 4 तरह की युक्तियां प्रयोग में लाई जाती हैं। उपसर्ग, परसर्ग या प्रत्यय, संधि और समास। तो ये क्या है? ये शब्द निर्माण की युक्तियां हैं, राइट। क्योंकि हम उपसर्ग में किसी भी शब्दों के पहले शुरू में शब्द को जोड़ते हैं और उसका अर्थ परिवर्तन करते हैं, तो उसे नया शब्द बन जाता है फिर। और परसर्ग या प्रत्यय जैसे किसी भी शब्द के अंत में उस अक्षरों को जोड़कर हम नया शब्द या नया अर्थ बना लेते हैं उस शब्द का। और संधि भी 2 शब्दों को जोड़ने से संधि बन जाती है। और समास भी किसी बड़े सी वाक्य को संक्षिप्त करके हम उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, तो इसीलिए समास। तो इसीलिए ये क्या है? ये युक्तियां हैं शब्दों का निर्माण कैसे करना है। तो देखिए उपसर्ग उस शब्दांश को कहा जाता है जो शब्द के पूर्व में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। और हिंदी में उपसर्ग 3 स्रोतों से आए हुए माने जाते हैं और लगभग 22 उपसर्ग माने जाते हैं जो संस्कृत, उर्दू, फारसी और हिंदी से आए हैं, हिंदी में ही, राइट। तो हिंदी में उपसर्गों के 3 स्रोत माने जाते हैं, संस्कृत, उर्दू, फारसी और हिंदी। लगभग 22 उपसर्गों की संख्या मानी जाती है। तो यहां पर देखिए उपसर्ग भी दिए हैं। जो संस्कृत के उपसर्ग हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे अति, अति उपसर्ग देखिए इसका अर्थ होता है अधिक, अधि का होता है ऊपर, अनु पीछे, अप बुरा या हीन, अभी, और या पास, राइट।
तो इनके शब्द कैसे बनते हैं इनके प्रयोग से देखिए। जैसे ये संस्कृत के उपसर्ग हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे अति उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अधिक। तो यहाँ देखिए अतिकाल, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अत्याचार। तो इस तरह से शब्द बन गए अति उपसर्ग के प्रयोग से। अधि का अर्थ होता है ऊपर, और इसके उपसर्ग के प्रयोग से अधिकरण, अधिकार, अध्यात्म, अधिराज। अनु का अर्थ होता है पीछे, तो अनुकरण, अनुग्रह, अनुज, अनुस्वार और अनुपात। इस तरह के शब्द बने, राइट। और इनका अर्थ भी अलग अलग हुआ है ना। तो इस तरह से हम इनका प्रयोग करके नया शब्द बना सकते हैं। अप का अर्थ होता है बुरा या हीन, जैसे अपकीर्ति, अपभ्रंश, अपशब्द, अपहरण, अपमान। उसी तरह से अभी का अर्थ होता है और या पास, अभिप्राय, अभिमुख, अभिलाषा, अभ्यागत। अव, आ, उत, उप, दूर, दुस, नी, निर, निस, प्र, परा, परि, प्रति, वी, सम, सु और उद। तो ये क्या है? ये संस्कृत से आए हुए उपसर्ग हैं हमारी हिंदी भाषा में। और देखिए इस तरह के ये शब्द निर्माण करते हैं, और यहाँ पर अर्थ सहित इनके शब्द निर्माण करके भी दिए गए हैं बना के। अब जो उर्दू फारसी से उपसर्ग आए हैं, जैसे कि अल, जिसका अर्थ होता है निश्चित, और इससे शब्द बना अल गरज, अलबत्ता। एन का अर्थ होता है ठीक, एन जवानी, एन वक्त। कम अर्थात थोड़ा या दीन, कम उम्र, कम कीमत, कमजोर, कम वक्त, कम हिम्मत। खुश, गैर, दर, ना, फी, व, बद, बर, बा, बिल, बिला, वे, ला, सर और हम तथा हर। तो ये कैसे शब्द हैं? ये उर्दू और फारसी के शब्द हैं, राइट, जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं और इस तरह के नए शब्दों का निर्माण करते हैं। और उसी तरह से आगे देखिए हिंदी के जो उपसर्ग हैं, जो हिंदी में ही प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे अ उपसर्ग है, जैसे इसका अर्थ होता है निषेध। अजान, अथाह, अबेर, अलग, इस तरह के शब्द बने। अध का अर्थ होता है आधा, जैसे अध कच्चा, अध खिला, अध पका, अध मरा। और उन का अर्थ होता है एक कम, 19, 29, 49, 59, 79, इस तरह से। ओ, दू, नी, बिन और भर। तो ये उपसर्ग हिंदी के उपसर्ग हैं, राइट। तो बस ये इतने ही उपसर्ग हैं, और एक बार इन सबको आप अच्छे से पढ़ लेना, यहीं से पेपर में आते हैं, यहीं से पूछे जाते हैं। अब प्रत्यय देखिए, प्रत्यय किसे कहते हैं? पर सर्ग भी इनको कहते हैं। पर सर्ग या प्रत्यय उन शब्दांशों को कहते हैं जो शब्द के अंत में लगकर शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, पन प्रत्यय से बना शब्द है लड़कपन, बचपन इत्यादि। और संस्कृत प्रत्यय को दो भागों में बांटा गया है, कृदंत और तद्धित प्रत्यय के तौर पर। कृदंत प्रत्यय कौन से होते हैं? वे प्रत्यय जो किसी क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं, जैसे कि अक, एरा, आक इत्यादि। अब इनके उदाहरण देखना आप। अक प्रत्यय लगा तभी लेखक बना, पाठक बना। एरा प्रत्यय लगा जो कि एक कृदंत प्रत्यय है, तब लुटेरा बना। आक प्रत्यय लगा तो तैराक बना, आलू, झगड़ालू, ठीक है। और तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रियाओं के अतिरिक्त संज्ञा, विशेषण आदि में जुड़ते हैं, जैसे पा, पन, आ इत्यादि। जैसे बुढ़ापा है ना, पा तद्धित प्रत्यय लगा तो बुढ़ापा बना, बहनपा। आ से प्यासा, निराशा। पन से बचपन, लड़कपन। तो इस तरह से हिंदी के अपने प्रत्यय भी काफी मात्रा में है। और इस संदर्भ में एक विशेष बात यह भी है कि संस्कृत से हिंदी के विकास की प्रक्रिया में जिन क्षेत्रों में सर्वाधिक विकास हुआ है, उनमें से एक क्षेत्र प्रत्ययों का भी है। और ऐसे प्रत्ययों में आरी, आहट, अक्कड़ इत्यादि प्रमुख हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अक्कड़ प्रत्यय से भुलक्कड़, पियक्कड़। आहट से फुसफुसाहट, गर्माहट, है ना। आरी से पुजारी, बीमारी। तो इस तरह से शब्द बनते हैं, शब्दों का निर्माण होता है, और ये शब्द निर्माण की युक्तियां इनको कहा जाता है। उसी तरह से संधि भी देखिए, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। और संधि एक शब्द व दूसरे शब्दांश के बीच भी हो सकती है। और इसके तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जो दो स्वरों के मिलने से होने वाली संधि होती है, स्वर संधि कहलाती है, जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय। व्यंजन संधि जो व्यंजन के साथ स्वरों का तथा व्यंजन की संधि व्यंजन संधि कहलाती है।
मतलब स्वरों का व्यंजनों के साथ जोड़ होता है, योग होता है, संधि होती है। यह व्यंजनों का व्यंजनों के साथ भी संधि हो जाती है, जैसे कि जगत प्लस नाथ तो जगन्नाथ बना। और विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर भी होता है और व्यंजन भी होता है तो संधि की जाती है, जैसे दुह प्लस शासन दुशासन, राइट, इस तरह से। तो आपने पहले भी पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ पर भी जब हमारे सिलेबस है और हम हिंदी भाषा और उसका विकास पढ़ रहे हैं तो इन सबको पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, राइट। इसी तरह से समास देखिए, जब दो शब्द अपनी विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो इसे समास कहते हैं। और इस प्रकार से निर्मित शब्द को सामासिक शब्द भी कहा जाता है। सामासिक शब्द को उनकी विभक्ति के साथ पुनः लिखना विग्रह कहलाता है। और समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद प्रधान होता है और अव्यय हो जाता है तथा उत्तर पद गौण हो जाता है, तो उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यहां पर उदाहरण देखिए, यथा विधि, आजन्म, परोक्ष, यथास्थान, आमरण, समक्ष, यथाक्रम, प्रतिदिन, प्रत्यक्ष, यथा संभव, प्रतिमान, व्यर्थ। यह पूरा शब्द क्रिया विशेषण अवयव होता है। तो ये अव्ययी भाव के यहां पर उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि यथा का प्रयोग जिन वाक्यों से पहले किया हो, यथा यथा, आ का प्रतिदिन, है ना, प का परोक्ष, समक्ष, प्रत्यक्ष, व्यर्थ। तो ये शब्द क्या है? सारे के सारे अव्ययी भाव हैं। और इनका क्या कहा है? यहाँ पर पहला पद प्रधान होता है। जैसे ये पहला पद, जैसे यहाँ पर पहला पद कौन है? यथा विधि में यथा है, राइट। यहाँ पे आजन्म में कौन है? पहला पद आ है। तो क्योंकि यह पहला पद यहाँ पर जुड़ा है जन्म के साथ या विधि के साथ, तभी यह अपनी प्रमुख प्रधानता रखता है और इसका विशेष अर्थ देता है, राइट। तो बस जिस समास का पहला पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। पहला पद प्रधान और उत्तर पद गौण। अब तत्पुरुष समास की पहचान क्या है? जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे कि घुड़सवार, हस्तलिखित। अब घुड़सवार का दूसरा पद कौन है? सवार, लिखित। ये जो दूसरे शब्द हैं ये क्या हैं? दूसरे पद हैं, ये क्या हैं? ये हैं आपके तत्पुरुष समास, जो घोड़े पर सवार होगा, है ना। देखिए, घुड़ का तो अपना कोई अर्थ नहीं होगा, विशेष अर्थ। हस्त का भी नहीं होगा, होगा तो हस्त का हाथ होगा और घुड़ का घोड़ा होगा। लेकिन ज्यादा इसमें हमारा अर्थ निकल रहा है जो घोड़े की सवारी करता है, घोड़े पर सवार है। तो घुड़सवार, हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। तो इसीलिए जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। अब देखिए, तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं: व्याधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। व्याधिकरण तत्पुरुष कौन सा होता है? देखिए क्या लिखा है कि व्याधिकरण तत्पुरुष ही तत्पुरुष समास है। द्विगु समास भी इसी तत्पुरुष का उदाहरण है। जैसे यहाँ पर द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, चतुर्भुज, अष्टावक्र, सतसई, दुराहा, तिराहा, पंचवटी, षष्ठमुखी, नवरात्रि। मतलब संख्यावाचक है इसका पहला पद। चौ, चतुर, अष्ट, सत, दु, तिराहा, पंचवटी, षष्ठ, नव, है ना। संख्या का अर्थ दे रहा है ना इसका पहला पद। तो इसीलिए जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। यहां पर देखिए, समानाधिकरण तत्पुरुष। तत्पुरुष का प्रचलित नाम कर्मधारय समास है और कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। इसीलिए कर्मधारय समास का जो अर्थ रहता है ना वह विशेष रहता है, ठीक है। जैसे पीतांबर, नीलकमल, नील गाय, खड़ी बोली, काला पानी, तलघर, पुरुषोत्तम, प्रभु दयाल, शिवदीन, रामदहीन, नीलपीत, शीतोष्ण, शुद्धाशुद्ध, मृदुमंद, धर्म बुद्धि, दही बड़ा, चंद्रमुख, कर्मबद्ध, धर्म सेतु और पुरुष रतन। तो ये क्या है? कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। और क्या कहा है इसमें कि कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण होता है
और दूसरा पद विशेष्य होता है, जैसे कि पीताम्बर, पीले हैं अंबर जिसके, नील कमल, राइट। नील कमल किसको कहते हैं, नील गाय किसको कहते हैं, कोई विशेष अर्थ ही निकल रहा है ना इससे, हम साधारण चीजों को तो नहीं कह सकते। तो बस ये आपने याद रखना है। तत्पुरुष समास के प्रकारों में एक नयन तत्पुरुष समास भी होता है, जिसका पहला पद निषेधात्मक होता है और इससे कुछ उदाहरण भी द्रष्टव्य हैं यहाँ पर, जैसे अकर्मक, अप्राप्य, असार, अनाथ, अनमोल, अजान, अमान, अचेत, अनगिनत। तो ये नयन तत्पुरुष समास कहलाता है, जिसका अर्थ ही होता है निषेधात्मक, राइट। और पहले पद से ही अकर्मक, अप्राप्य, तो आप इस तरह से जिसमें शब्दों में अ का ये होगा तो आप समझ आना, विकल्प में दिया होगा तो कि ये नयन तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब देखिए द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद बराबर के महत्व रखते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे लिखते हैं ना हम इस तरह से, गाय बैल, बेटा बेटी, राधा कृष्ण, दाल भात, घड़ी बड़ी, माता पिता, भूल चूक, हाथ पांव, रुपया पैसा, जीव जंतु, साग पात, आचार विचार। तो इन दोनों का बराबर का महत्व है, गाय का भी उतना ही है, बैल का भी उतना ही है, और बीच में इसमें इस तरह से डैश लगा होता है। दोनों के बराबर नाम है तो बराबर ही महत्व भी है। तो जब दोनों पदों के बराबर महत्व होते हैं, बराबर प्रधान पद होते हैं, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। द्व द्व दोनों मतलब, तो आप यहां नाम से भी याद रख सकते हैं। और बहुब्रीहि समास देखिए, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता और जो अपने अपने पदों से अलग भिन्न होकर किसी तीसरे अर्थ की व्यंजना करते हैं, बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे कि चंद्रमौली, चंद्र है सिर पर जिसके, अर्थात शिव, शिव को ही चंद्रमौली कहा जाता है। वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके, अर्थात सरस्वती माता, राइट। सरस्वती के हाथ में वीणा होती है। चक्र पाणी, चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात विष्णु, विष्णु के हाथ में चक्र धरा रहता है। तो इसीलिए जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना ही पहला ना दूसरा, लेकिन ये पूरा का पूरा जो शब्द होता है वो क्या करता है, किसी इससे अलग भिन्न तीसरे अर्थ की व्यंजना करता है, तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। अब इसके कुछ उदाहरण ये भी हो सकते हैं कि लंबोदर है ना, पीताम्बर, दिगंबर, चतुर्भुज, नीलकंठ, श्वेतांबर, तो विशेष अर्थ ही तो देते हैं ये। लंबोदर गणेश को कहा जाता है, पीताम्बर श्री कृष्ण को पीले अंबर हैं जिसके, तो इस तरह से नीलकंठ भगवान शिव को। तो हर एक ये शब्द जो है एक अलग अर्थ दे रहे हैं, ये साधारण चीजों में प्रयोग नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है, विशेष अर्थ ही दे रहे हैं, तो बहुब्रीहि समास होता है यह। और यहां पर क्या लिखा है कि योगरूढ़ शब्द ही एक प्रकार से बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। जो हमने पीछे देखा योगरूढ़ शब्द, तो वो भी, उसके उदाहरण भी बहुब्रीहि समास ही हैं, राइट। तो ये थे हमारे समास। अब ये जैसे कि समासों के उदाहरण, समासों के भेद, ठीक। तो ये शब्द निर्माण की प्रमुख युक्तियां थी, उपसर्ग, परसर्ग, संधि और समास, जिनसे शब्दों का निर्माण किया जाता है, या शब्दों को जोड़कर आगे जोड़े या पीछे, या उनको छोटा करें, संक्षिप्त करें, तो उससे क्या होता है, एक नए शब्द का निर्माण होता है। इसीलिए इनको शब्द निर्माण युक्तियां भी कहा जाता है। और अब हम देखेंगे मानक हिंदी की व्याकरण संरचना या रूप संरचना। तो देखिए, किसी भाषा में निहित व्यवस्था उसके व्याकरण पर निर्भर होती है, और व्याकरण का अध्ययन 4 भागों में बांटकर किया जाता है: पद संरचना, कारक व्यवस्था, विकारोत्पादक तत्व और वाक्य संरचना के आधार पर। अब पद संरचना क्या होती है? शब्द और पद प्राय समानार्थक शब्द हैं, और इनमें अंतर यह भी है कि व्याकरण की व्यवस्था से युक्त होने पर शब्द को पद कहा जाता है। पद के 2 प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी, जो हमने अभी पहले देखे। विकारी पदों में 4 चीजें आती हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जो किसी भी काल, लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, वे विकारी शब्द होते हैं, राइट। अब संज्ञा देखिए किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, भाव, विचार, द्रव्य, समूह आदि के
नाम को या आदि के भाव को व्यक्त करने वाले पद या शब्द संज्ञा कहलाते हैं। वाक्य में प्रयोग होने से पहले संज्ञा पद प्रतिपदिक कहलाते हैं और फिर कारक की विभक्ति या परसर्ग से जुड़कर संज्ञा पद बन जाते हैं या कहलाते हैं। और संज्ञा मुख्यतः 3 तरह की होती है। संज्ञा के भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और कुछ विद्वान इनके 2 और भेद मानते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। लेकिन अब इसे स्वतंत्र संज्ञा का भेद न मानकर जातिवाचक संज्ञा का ही उपभेद मान लिया गया है। यहां पर देखिए आप, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, श्याम, सीता, राधा, दिल्ली, बिहार, नर्मदा, गंगा, चेतक इत्यादि, है ना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, शिमला, हिमाचल प्रदेश, मतलब कोई भी नाम, किसी व्यक्ति के नाम हो, चाहे किसी वस्तु के हो, किसी स्थान के हो, किसी प्राणी के हो, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत उदाहरण कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी वर्ग विशेष का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, तो मनुष्य कहने से सिर्फ एक आदमी का बोध नहीं हो रहा है, पूरी की पूरी मनुष्य जाति का, मानव जाति का बोध हो रहा है। और पशु कहने से भी सभी तरह के पशु इसमें काउंट हो गए, राइट। पक्षी में भी वैसे ही सभी तरह के, क्योंकि ये शब्द किसी विशेष जाति का यहां पर बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। और जातिवाचक में ही ये 2 भेद और ऐड किए गए हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक, जब कोई संज्ञा द्रव्य या पदार्थ का बोध करवाती है, जैसे कि पानी, तेल, दूध इत्यादि, ये द्रव्य चीजें होती है ना, तो इनसे हमें पता चल जाता है इसको कि ये द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। समूहवाचक संज्ञा, जब कोई शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के समूह का बोध करवाता है, जैसे कि गुच्छा, ढेर, झुंड, सेना, विद्यार्थी, पुलिस और शिक्षक। यहां पर गुच्छा कहने से किसी भी चीज का गुच्छा जिसमें बहुत सारी चीजें ऐड रहती हैं, राइट। ढेर, झुंड, किसी भी चीज का झुंड, चाहे वो पक्षियों का झुंड है, पशुओं का झुंड है या सेना का झुंड है, राइट। तो सेना कहने से भी संपूर्ण की सभी तरह की सेना इसमें काउंट हो गई, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो। और विद्यार्थी में भी सभी विद्यार्थी काउंट हो गए, पुलिस में भी, शिक्षक में भी सभी तरह के शिक्षक। तो इसलिए ये शब्द जो है किसी एक का नहीं बल्कि पूरे के पूरे समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा, संज्ञा का तीसरा उदाहरण, तीसरा भेद, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के स्वभाव, गुण या स्थिति का पता चलता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि विनम्रता, प्रेम, घृणा, मानवता, बचपन, बुढ़ापा, ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, राइट। अब देखिए सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, वह, तुम, वे आदि। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, हिंदी तथा अन्य भाषाओं में 3 पुरुष ही स्वीकार किए गए हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और इन तीनों के लिए हिंदी में ये सर्वनाम प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे पुरुष में देखिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में एक वचन में मैं, बहुवचन में हम। मध्यम पुरुष में एक वचन में तू, बहुवचन में तुम। अन्य पुरुष में एक वचन में वह और बहुवचन में वे। तो इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद हैं वो 3 तरह के हैं जो यहां पर हमने समझे। अब देखिए दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, राइट। तो निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष के संबंध में अपनेपन का बोध कराते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरा अपना काम है, वाक्य में अपना जो है वह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अपना, अपनी, अपने लिए, अपने आप, जैसे ये शब्दावली का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के तौर पर ही किया जाता है। तीसरा देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम किसी संज्ञा की निश्चयात्मकता को व्यक्त करते हैं। वे प्राय अकारांत जैसे कि यह, वह होते हैं, परंतु इनमें इकारांत होने की गहरी प्रवृत्ति भी विद्यमान होती है, जैसे यही,
वही, यही, वही, है ना, यही, वही, यही, वही। तो इस तरह से ये निश्चयवाचक होते हैं कि यही का यही तो वही का वही। कोई भी चीज, किसी भी चीज के आप इसको लेकर वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम संज्ञा पद की अनिश्चितता को व्यक्त करते हैं। जैसे कोई, है ना, वाक्य में कोई पद जब लिखा होता है, कोई, कभी, कुछ, कहीं, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। मैंने पहले भी आपको व्याकरण किया, प्ले लिस्ट में देखना, वहां पर इनको अच्छे से समझाया है कि 11 तरह के जो सर्वनाम हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि इनकी संख्या जो है निश्चित नहीं रहती, राइट, इसीलिए इन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम ये वे सर्वनाम जो किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध में प्रश्नवाचकता को व्यक्त करते हैं। जैसे राम कहाँ गया, तो कहां जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, राइट। तो इसीलिए तुम कौन हो, तुम कहां जा रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है, तो इस तरह से कौन, कहां, क्या, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, इस सर्वनाम का प्रयोग प्रायः मिश्र वाक्यों में होता है और जहां एक से अधिक वाक्यों के संबंध जोड़ने के लिए इनकी आवश्यकता या प्रयोग किया जाता हो, वहां पर ये संबंधवाचक सर्वनाम रहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, जो पढ़ेगा वह सफल होगा। वाक्य में जो तथा वह, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जो पढ़ेगा के साथ इसका संबंध हो रहा है और वह का सफल होगा के साथ, राइट। तो बस ये आपने थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है। उसी तरह से विशेषण है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला, पीला, लंबा, नाटा, छोटा, मोटा, है ना। और विशेषण 4 तरह के होते हैं, गुणवाचक, सार्वनामिक, परिमाण बोधक और संख्यावाचक। तो जाहिर सी बात है, जो गुणों के आधार पर विशेषता बताते हैं या बोध कराते हैं, जैसे रंग, आकार, स्थान और काल के आधार पर, तो वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं वे विशेषण जो अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जैसे कितने लंबे हो तुम दुनिया में रहो, तुम्हारी स्थिति कैसी है। तो इस तरह के ये जो वाक्य हैं, इनमें कितने, अपनी, व, तुम्हारी, ये सार्वनामिक है ना, सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हो गए। और सार्वनामिक विशेषण के भी 4 उपभेद माने हैं इन्होंने, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो यहां पर देखिए, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कि वह किताब दो, कोई किताब दो। प्रश्नवाचक में कौन सी किताब चाहिए, संबंधवाचक में जो कल मांगी थी ना वही दो। तो बस यहां से हमें स्पष्ट तौर पर भेद पता चल रहे हैं। परिमाण बोधक, वे विशेषण जो किसी विशेष रूप में द्रव्यवाचक संज्ञा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि इसके भी 2 प्रकार हैं, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। जैसे निश्चित में 1 मीटर कपड़ा दो, या 2 मीटर कपड़ा दो, या 5 मीटर कपड़ा दो, कितना भी, यहां पे संख्या बताई जा रही है इसीलिए निश्चित है। लेकिन अनिश्चित में संख्या नहीं बताई जा रही है, कहा जा रहा है कि थोड़ा पानी पिलाओ। अब थोड़ा तो कितना थोड़ा, कोई पता नहीं है ना, तो इसलिए अनिश्चित में, राइट। या इसकी जगह पर हम कुछ और भी लिख सकते हैं कि थोड़ा कपड़ा दो, ठीक है। तो इस तरह से जहां पर संख्या निश्चित नहीं रहती। अब संख्यावाचक विशेषण देखिए, यह विशेषण भी लगभग परिमाण विशेषण के समान ही होता है, परिमाण बोधक विशेषण के समान, किंतु यह तब आता है जब विशेषण रूप में कोई जातिवाचक संज्ञा हो। और यह भी 2 तरह का होता है, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे कि 20 राक्षस आए थे, और क्योंकि यहां पर 20 की जगह 10 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, निश्चित है संख्या। इसीलिए अनिश्चित जहां पर कुछ, कोई या कुछ, इस तरह से, है ना, कि कुछ देवता आए थे, अब कुछ आए थे, पता नहीं कितने आए थे, कुछ ही कहा जा रहा है। तो बस इस तरह से आपने इनका डिफरेंस याद रखना है, राइट। आगे देखते हैं। अब यहां पर देखिए, विकारी तथा अविकारी विशेषण। तो विशेषण में इन 4 प्रकारों में पहले 2 प्रकार के विशेषण विकारी हैं, अंतिम 2 अविकारी। जैसे गुणवाचक, वो सार्वनामिक विशेषण,
क्योंकि ये लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं, जबकि जो परिमाण बोधक है और संख्यावाचक वे परिवर्तित नहीं होते। जो मैंने पहले भी बताया है ना, विकारी और अभिकारी, तो उसी तरह से विशेषणों में भी यह प्रयोग में लाए जाते हैं। जो गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषण है वे विकारी होते हैं, विकारी विशेषण, और जो परिमाण बोधक है और संख्यावाचक वे अविकारी होते, क्योंकि उनके विशेषण परिवर्तित नहीं होते। तो बस यहां पर इनके उदाहरण दिए गए हैं कि विशेषण के क्या क्या उदाहरण हैं। उसी तरह से क्रिया देखिए, जिस शब्द या पद से किसी काम का करना या होना सूचित हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे कि खाना, पीना, खेलना, घूमना इत्यादि। और क्रिया दो तरह की, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जब कोई क्रिया बिना कर्म की अपेक्षा के हो तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण के लिए जैसे राम हंसा, पक्षी उड़ रहे हैं इत्यादि। ठीक है, तो यहां पर राम के द्वारा हंसने का कार्य किया जा रहा है, एक ही तरह का कार्य हो रहा है, और पक्षी उड़ने का कार्य कर रहे हैं, तो यहां पर अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया क्या होती है, देखिए, वह क्रिया जिसके साथ कर्ता ही नहीं कर्म भी विद्यमान रहता है। और उदाहरण के लिए राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो यहां पर राम कौन है, कर्ता है, और उसने क्या किया, रावण को मारने का कर्म किया। तो जहां पर क्रिया के साथ कर्म भी रहता है, कर्ता के साथ कर्म भी विद्यमान होता है, और जाहिर सी बात है क्रिया तो होती ही है, तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। तो बस आपने ये याद रखना है। फिर कारक व्यवस्था देखिए, व्याकरण में पद संरचना के बाद दूसरा पक्ष आता है कारक व्यवस्था का, और सार्थक वाक्यों के निर्माण के लिए कारक व्यवस्था का कठोर अभ्यास आवश्यक हो जाता है। राइट। और आपने देखे ही होंगे कि हिंदी में कितने कारक माने जाते हैं, 8 कारक माने जाते हैं, और उनके जो परसर्ग होते हैं जिनको विभक्तियां भी कहा जाता है, जैसे कि आप यहां पर देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, संप्रदान को के लिए अपादान से, का के की संबंध में, मैं पर अधिकरण, और संबोधन में हे हो अरे। बस, और ये जो यहां पर इस तरह से लिखा है ना, इसको याद करने का फॉर्मूला है, जैसे कि इसको पढ़ लेते हैं। कर्ता ने अरु कर्म को तथा करण से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, का के की संबंध में, मैं पे पर अधिकरण, संबोधन हे हो अरे, यही विभक्ति प्रकरण। तो ये 8 कारकों और उनकी विभक्तियों को याद रखने का फॉर्मूला है। राइट। अब यहां पर इसको भी एक्सप्लेनेशन करके दिया गया है कि कर्ता कारक कौन है, जैसे भूतकाल में इसका उदाहरण क्या होगा, भविष्य में, वर्तमान में, है ना, मैंने खाना खाया, मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खा रहा हूं। तो इस तरह से बीच में इनके विभक्तियों को प्रयोग में लाया जाता है। कर्ता, कर्म, यहां पर इसी तरह से एक्सप्लेनेशन दी है। राइट। करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, इसको तो मुझे लगता है समझाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है। और वैसे भी अगर आप पढ़ना ही चाहते तो पॉज करके एक बार खुद से पढ़िएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। अधिकरण, तो 8 तरह के ये कारक हैं और इनकी विभक्तियों के साथ उदाहरण है यहां पर कि कहां पर किस तरह से कौन सा कारक और विभक्ति प्रयोग में लाई जाती है। राइट। अब उसी तरह से देखिए, लिंग वचन भी हैं। हिंदी व्याकरण में मूलतः 2 लिंग माने गए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जबकि संस्कृत में 3 लिंग माने जाते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग के साथ नपुंसक लिंग भी माना जाता है। ठीक है, एक चौथा लिंग भी माना जाता है जिसको उभय लिंग कहा जाता है। तो इस तरह से वचन, हिंदी में वचन 2 ही माने जाते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, और इसमें भी शब्दों में वचन संरचना जैसे आकारांत, लड़का, लड़के, बेटा, बेटे, तो इस तरह से ये चेंज होता है। स्त्रीलिंग इकारांत रहता है और पुल्लिंग आकारांत रहता है। इकारांत जैसे कि मिठाई का मिठाइयां, नदी का नदियां, इया प्रत्यय जुड़ता है इसमें। ठीक है, और इसमें आकारांत, इकारांत, अकारांत ये सभी तरह के रहते हैं, जैसे बहन का बहने, अबला का अबलाएं। राइट, तो ये तो पता ही है हमें। और यहां पर देखिए, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश का भी यहां पर दिया है।
कि संस्कृत में हम कहते हैं सह गच्छति, राइट। हिंदी में वह जाता है और इंग्लिश में ही इज गोइंग। तो बस उसी तरह से आप तीनों वर्तमान भूतकाल में बना लीजिए यहां पर, जो यहां पर उदाहरण दिए हैं। ओके, आगे देखेंगे। हिंदी भाषा और उसकी विकास यात्रा पे हम हैं आजकल दृष्टि सीरीज के जरिए। और देखिए यहां पर वाक्य संरचना बताई गई है कि व्याकरण का चौथा तथा अंतिम पक्ष होता है वाक्य संरचना। इसके अंतर्गत वाक्य निर्माण के नियम तथा वाक्यों के भेद आदि पढ़े जाते हैं और वाक्य सार्थक शब्दों या पदों का वह व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह होता है जो किसी पूर्ण अर्थ को व्यक्त करने में सक्षम होता है। और व्याकरणिक दृष्टि से अर्थबोधन की मूल इकाई वाक्य को ही माना गया है। तो मैंने कहा ना कि वर्णमाला से होते हुए अक्षरों को जोड़ते हुए उसको पहचान करते हुए किस तरह से हिंदी शब्द है ना, अक्षर जुड़े, ध्वनियां जुड़ी, फिर वर्ण बने, वर्ण जुड़े, अक्षर बने, अक्षर जुड़े, शब्द बने, शब्द जुड़े, फिर वाक्य बने। तो बस इस तरह से सार्थक वाक्य की क्या शर्तें रहती हैं कि भारतीय भाषा विज्ञान में सार्थक वाक्य के निर्माण की 3 शर्तें मानी गई जाती हैं, आकांक्षा, योग्यता और सनिधि। और इन तीनों की व्याख्या इकाई 3.1 यानी कि भारतीय काव्य शास्त्र में शब्द शक्ति नामक विषय में तात्पर्य वृत्ति के अंतर्गत दी गई है, राइट। और यहां पर देखिए आप संरचना की दृष्टि से वाक्यों का वर्गीकरण। तो देखिए संरचना की दृष्टि से हिंदी व्याकरण में वाक्यों को 3 प्रकार का माना गया है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य कौन होते हैं? सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है। जैसे राम लंबा है, अब राम लंबा है तो लंबा है, मतलब ये साधारण है, सरल वाक्य है, राइट। तो ऐसे वाक्यों में उद्देश्य के रूप में कर्ता रहता है तथा विधेय के रूप में उसका गुण या क्रिया विद्यमान होती है। तो देखिए उद्देश्य कौन है? राम है, और उसका लंबा होना उसका क्या है? विधेय है, राइट, उसका गुण है। तो ऐसे वाक्य जिनमें उद्देश्य के रूप में कर्ता होता है, विधेय के रूप में गुण या उसकी क्रिया विद्यमान रहती है, सरल वाक्य होते हैं। अब संयुक्त वाक्य, जब एक से अधिक वाक्य आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच 2 प्रकार के संबंध उत्पन्न होते हैं या संभव होते हैं, समानाधिकरण तथा व्याधिकरण। समानाधिकरण संबंध पर आधारित वाक्य समुच्चय को संयुक्त वाक्य कहते हैं और इसमें सामान्यतः 2 स्वतंत्र वाक्यों को योजक के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पिछले कई दिनों से निरंतर बरसात हो रही है जिसके कारण सड़कों की हालत जर्जर हो गई है। तो और ये वाक्य जो है ना, यहाँ पर ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण तो है ही, और साथ में हमारी हिमाचल की स्थिति को एकदम सही सटीक शब्दों में बयां कर रहा है, राइट। अभी भी हिमाचल में बरसात का कहर ही ढा रहा है, मतलब बर्फ ही रहा है कहर। तो इसीलिए देखिए आप यहाँ पर संयुक्त वाक्य जो 2 वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं और इसमें क्या करते हैं? संबंध स्थापित करते हैं। तो ये लंबे वाक्य भी होते हैं, आप समझ आएंगे इससे, ठीक है। संयुक्त वाक्य के उदाहरण। मिश्रित वाक्य कौन होते हैं? जैसे एक से अधिक उपवाक्य यदि व्याधिकरण संबंध में व्यवस्थित किए जाएं तो मिश्र वाक्य का निर्माण होता है। इसका अर्थ हुआ इन उपवाक्यों में से एक उपवाक्य मूल या आधार उपवाक्य तथा शेष उपवाक्य उस पर निर्भर होने की। जैसे आप सीधे उदाहरण देखिए यहाँ पर मिश्र वाक्य का कि राम के पास आकर श्याम ने बताया कि कल अवकाश का दिन है, राइट। तो ये मिश्रित वाक्य का उदाहरण हो गया, मिश्र वाक्य का। राम के पास आकर श्याम ने बताया कि कल अवकाश का दिन है। अब यहां पर देखिए अभिव्यक्ति शैली की दृष्टि से वाक्यों का वर्गीकरण। विधेयात्मक या निश्चयात्मक वाक्य कौन होते हैं? वे वाक्य जो कोई सकारात्मक सूचना देते हों। उदाहरण के लिए राम दयालु है, तो राम का दयालु होना, दयावान होना ही उसका क्या है? उसकी सकारात्मक दृष्टि है, सकारात्मक पक्ष है उसकी पर्सनैलिटी का, ठीक है, जो कि बिल्कुल निश्चय है। और निषेधात्मक वाक्य वे वाक्य जो नकारात्मक सूचना देते हैं, जैसे हवा में नमी नहीं है, जहां पे नहीं का प्रयोग होगा वो निषेधात्मक वाक्य होंगे। प्रश्नवाचक वाक्य वे जो प्रश्न को व्यक्त करते हैं, जैसे कि
क्या आज बरसात होगी? क्या रमा स्कूल जाएगी? क्या मोहन ने खाना खाया? तो इस तरह से क्या, क्यों, कैसे, कौन, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गए। और संदेहवाचक वाक्य वे होते हैं जिनमें संदेह दिखाई देता है कि शायद आज बरसात होगी, शायद मैं कल शिमला जाऊंगी, शायद मैं कल पढ़ूंगी, कल लिखूंगी, कल खाऊंगी, गाऊंगी, नाचूंगी, जो भी करूंगी। ठीक है, तो इस तरह से जहां जिन वाक्यों से संदेह उत्पन्न होता है तो वे हो गए आपके संदेहवाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य वे वाक्य है जिनमें हृदयगत इच्छाएं व्यक्त होती हैं, जैसे ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। जब भी हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या लेते हैं तो वो दिल से दिया जाता है ना, जैसे गॉड ब्लेस यू, राइट। तो इस तरह से कि भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। तो इस तरह से जो अपनी इच्छा से वाक्य बोले जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, वो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। अब विधिवाचक वाक्य या जिन्हें आदेशवाचक वाक्य भी कहा जाता है, वे कौन से होते हैं? देखिए, वे वाक्य जिनमें किसी को आदेश दिया जाता है। उदाहरणार्थ जैसे कि खड़े रहो, बैठ जाओ, खाना खाओ, पानी लाओ। तो ये ऑर्डर जिसमें फरमाया जाता है, तो इनको एक तो विधिवाचक भी, इनको प्यार से भी कहा जाता है और इस तरह से आदेश देकर भी कहा जाता है। तो बस आप समझ जाइए। विस्मयादि बोधक वाक्य कौन होते हैं? वे वाक्य जिनमें आश्चर्य या विस्मय व्यक्त किया जाता है, जैसे अरे वाह क्या बात है, अरे वाह तुम पास हो गए, राइट, हमने मैच जीत लिया, हुर्रा। जहां पे बहुत खुशी व्यक्त की जाती है या दुख भी व्यक्त किया जाता है, हर्ष, शोक, उल्लास, सभी तरह की जो आश्चर्य व्यक्त किए जाते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। संकेतवाचक या शर्तवाचक वाक्य वे वाक्य है जिनमें कोई शर्त प्रस्तुत की जाती है, कि जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य पास होंगे, यदि तुम पढ़ोगे तो मिठाई मिलेगी या तुम्हें मिठाई खिलानी पड़ेगी, राइट। तो इस तरह से ये वाक्य हैं जो अभिव्यक्ति शैली की दृष्टि से आपके सामने थे, राइट। कितने तरह के वाक्य होते हैं अभिव्यक्ति शैली की दृष्टि से। तो हमने शब्दों की, वाक्यों की संरचना को देखा, राइट। और इससे आगे देखेंगे हम नेक्स्ट कड़ी में हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, जिसमें जानेंगे हम राजभाषा हिंदी के बारे में और संविधान में कौन से अनुच्छेद में कौन सी भाषाओं को रखा गया है।